वीं शताब्दी ईसा पूर्व एक छोटे से गांव में एक सामान्य लड़का जन्म लेता है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ खास है जो उसे महानता की ओर ले जाएगा। यह है चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी। चंद्रगुप्त मौर्य एक छोटे से गांव में जन्मा एक साधारण लड़का, गरीब लेकिन दिल में एक अदृश्य ताकत, एक अद्भुत आत्मविश्वास और एक महान उद्देश्य। उसका दिल हमेशा कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश से भरा था, पर उसकी किस्मत कुछ और ही थी। एक दिन चाणक्य नामक एक महान ब्राह्मण मगध के राजा धनानंद के अत्याचारों को देखकर एक नए शासक की तलाश में था और उसे मिला चंद्रगुप्त। चाणक्य ने देखा चंद्रगुप्त की आंखों में कुछ खास था। उसने महसूस किया कि इस लड़के में वह ताकत है जो मगध के भ्रष्ट शासन को समाप्त कर सकती है। वह चंद्रगुप्त को अपने साथ लेकर उसे एक नया जीवन देने की ठानता है। चाणक्य का मार्गदर्शन बहुत कठोर था। उसने चंद्रगुप्त को राजनीति, कूटनीति और युद्ध की कला सिखाई, लेकिन उसने यह भी सिखाया कि शासन केवल ताकत से नहीं बल्कि जनता के दिलों में विश्वास और सम्मान से होता है। चंद्रगुप्त धीरे धीरे चाणक्य की शिक्षा के तहत एक शक्तिशाली योद्धा और एक बुद्धिमान शासक बनने की दिशा में बढ़ता है। वह युद्ध की रणनीतियों में माहिर हो जाता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह लोगों के कल्याण को अपने दिल में बसा लेता है। लेकिन मगध के राजा धनानंद एक अत्याचारी शासक था। अपने राज्य में वह किसी भी विरोध को सहन नहीं करता था। यह था वह भ्रष्ट शासन जिसे चंद्रगुप्त और चाणक्य उखाड़ फेंकने का इरादा रखते थे। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने अपनी योजना को पूरी तरह से तैयार किया। चंद्रगुप्त के नेतृत्व में एक मजबूत सेना तैयार हुई और उनका उद्देश्य सिर्फ एक था, मगध राज्य में न्याय और शांति लाना। और इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य की यात्रा शुरू होती है। एक यात्रा जो मगध राज्य के सिंहासन पर चढ़ने के साथ ही एक नए युग की शुरुआत करने वाली थी। एपिसोड 1 का अंत चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के नेतृत्व में एक नई क्रांति की शुरुआत के साथ। क्या वे धनानंद के शासन को समाप्त कर पाएंगे? इसका उत्तर अगले एपिसोड में मिलेगा। एपिसोड 2 सिंहासन की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने पाटलिपुत्र, मगध की राजधानी पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी। उनकी सेना छोटी थी लेकिन हौसला बड़ा। चंद्रगुप्त ने शौर्य और नेतृत्व का परिचय देते हुए अपने सेनापतियों को युद्ध की रणनीतियां दी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को समझाया कि सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि बुद्धिमानी से भी लड़ाई लड़ी जाती है। उन्होंने चंद्रगुप्त को सिखाया कि सही समय पर सही कदम उठाना कितना महत्वपूर्ण है। मगध के राजा धनानंद के पास अपार और एक विशाल सेना थी। शासन अस्थिर था। उनके खिलाफ कई लोग खड़े हो चुके थे जो उनके अत्याचारों से तंग आ चुके थे। चंद्रगुप्त ने अपनी सेना के साथ धीरे धीरे पाटलिपुत्र की ओर बढ़ना शुरू किया। उन्होंने रास्ते में छोटे छोटे लड़ाइयां लड़ी और अपनी सेना को मजबूत किया। चाणक्य की रणनीतियां उन पर पूरी तरह से असर कर रही थी। मगध के लोग जो धनानंद की अत्याचारी नीतियों से त्रस्त थे, चंद्रगुप्त के प्रति आकर्षित होने लगे। धीरे धीरे वे चंद्रगुप्त की ओर खिंचे चले आ रहे थे। एक दिन चंद्रगुप्त और उनकी सेना पाटलिपुत्र के दरवाजे तक पहुंच गए। धनानंद का महल विशाल था लेकिन उसका शासन कमजोर हो चुका था। अब समय था उस सिंहासन को पलटने का। चंद्रगुप्त चाणक्य ने मिलकर युद्ध की रणनीति बनाई और एक बड़ा आक्रमण शुरू किया। धनानंद का महल किले जैसी संरचना से घिरा था, लेकिन चंद्रगुप्त की सेना ने बुद्धिमानी से उसके सभी रास्तों को बंद कर दिया। आखिरकार चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र में प्रवेश किया और धनानंद को हराया। धनानंद की सत्ता समाप्त हो गई और मगध में एक नई युग की शुरुआत हुई। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से अब मगध का सम्राट बन चुका था। वह जानता था कि इस सत्ता को संभालना आसान नहीं होगा, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह मगध को न्याय और शांति का स्थान बनाएगा। एपिसोड 2 का अंत चंद्रगुप्त मौर्य के विजय के साथ। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। क्या चंद्रगुप्त अपने साम्राज्य को सशक्त बनाए रख पाएंगे? क्या चाणक्य के सिद्धांतों पर चलने से वह देश में स्थायी शांति ला पाएंगे? इसका उत्तर अगले एपिसोड में मिलेगा। एपिसोड 3 साम्राज्य की नींव। चंद्रगुप्त मौर्य अब मगध के सम्राट बन चुके थे, लेकिन उनकी विजय का असली संघर्ष अभी बाकी था। उन्होंने समझ लिया था कि एक सम्राट की सफलता केवल युद्ध जीतने में नहीं
बल्कि शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने और राज्य में समृद्धि लाने में होती है। चंद्रगुप्त ने सबसे पहले अपनी सरकार का पुनर्गठन किया। चाणक्य ने उसे कूटनीति और शासन की गहरी बातें सिखाई थी। चंद्रगुप्त ने कई मंत्रियों और अधिकारियों को नियुक्त किया, जिन्होंने राज्य की प्रजा के लिए कार्य करना शुरू किया। चंद्रगुप्त ने अपने राज्य में न्याय की स्थापना की। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि गरीब और कमजोर वर्ग को समान अधिकार मिले। इस दौरान उन्होंने कई जमींदारों और शोषक तत्वों को समाप्त किया, जिनकी नीतियां जनता को दुखी करती थीं। लेकिन साम्राज्य का आकार बढ़ते ही कई चुनौतियां सामने आने लगीं। पड़ोसी राज्यों की आकांक्षाएं, आंतरिक विद्रोह और विदेशी आक्रमण, ये सभी चंद्रगुप्त के लिए बड़ी समस्याएं बन गईं। यह समय था चंद्रगुप्त के प्रशासनिक कौशल और चाणक्य की योजनाओं की असली परीक्षा का। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि एक शासक को केवल शौर्य और युद्ध कला में निपुण नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे अपनी प्रजा के दिलों में जगह बनानी चाहिए। चंद्रगुप्त ने राजा की तरह नहीं, बल्कि एक पिता की तरह अपनी प्रजा की देखभाल करना शुरू किया। उन्होंने प्रजा से सीधे संवाद करना शुरू किया, उनके दुख दर्द को समझा और उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए कई योजनाएं बनाई। इस दौरान चंद्रगुप्त ने अपनी सेना को मजबूत किया और एक दीवार की तरह अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए कई उपाय किए। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री चाणक्य की सलाह पर राजकीय खुफिया एजेंसी स्थापित की, जिसे किसी भी आंतरिक और बाहरी खतरे का तुरंत पता चल सके। मगध एक शक्तिशाली और समृद्ध साम्राज्य बन चुका था। चंद्रगुप्त के शासन में व्यापार और संस्कृति दोनों ही फलने फूलने लगे थे। उनके शासन के तहत भारत में कई निर्माण कार्य हुए और शांति का वातावरण स्थापित हुआ। लेकिन साम्राज्य की नींव इतनी मजबूत नहीं हो सकती थी अगर चाणक्य का मार्गदर्शन न होता। चाणक्य का राजनीति और कूटनीति में गहरी समझ ही वह शक्ति थी जिसने चंद्रगुप्त को महान शासक बनने में मदद की। एपिसोड 3 का अंत चंद्रगुप्त मौर्य के सफल प्रशासन और चाणक्य की रणनीतियों के साथ। लेकिन क्या चंद्रगुप्त का साम्राज्य हमेशा सुरक्षित रहेगा? क्या उनके सामने आने वाली नई चुनौतियां उन्हें और उनके साम्राज्य को कमजोर कर पाएंगी? इसका उत्तर अगले एपिसोड में मिलेगा। एपिसोड 5 आंतरिक संघर्ष और सम्राट की परीक्षा। चंद्रगुप्त मौर्य ने विदेशी आक्रमणों से निपटकर मगध साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित किया था, लेकिन अब उन्हें अपने साम्राज्य के भीतर एक और बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, आंतरिक संघर्ष। उनके साम्राज्य में अलग अलग प्रदेशों में कई शासक और उनके समर्थक थे जो अपनी स्वायत्तता चाहते थे। चंद्रगुप्त ने सोचा था कि बाहरी खतरे से निपटने के बाद उनका साम्राज्य स्थिर होगा, लेकिन आंतरिक विरोध और विद्रोह ने उसकी स्थिति को चुनौती दी। उनके साम्राज्य के कुछ मंत्री और सेना के अधिकारी भी उनके खिलाफ खड़े हो गए थे। यह समय था चंद्रगुप्त की नेतृत्व क्षमता और चाणक्य की राजनीति की असली परीक्षा का। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बताया कि एक सम्राट को अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए न केवल युद्ध की कला में माहिर होना चाहिए, बल्कि उसे अपने ही लोगों की इच्छाओं और भावनाओं को भी समझना होगा। चंद्रगुप्त ने आंतरिक संघर्षों से निपटने के लिए सूझबूझ और समझदारी से काम लिया। उन्होंने विद्रोहियों को माफ करने का प्रस्ताव दिया और उनके साथ बातचीत की। इस तरह वह अपनी सत्ता को न केवल युद्ध बल्कि विश्वास और सम से भी मजबूत करने में सफल हुए। चंद्रगुप्त का यह कदम उनके साम्राज्य में एक नई शक्ति का संचार करने वाला साबित हुआ। उन्होंने अपने अधिकारियों और मंत्रियों से सीधे संवाद किया और एकजुटता का माहौल तैयार किया। इसने साम्राज्य को और भी मजबूत बना दिया और उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि किसी भी संकट का सामना करना केवल युद्ध और बल से नहीं, बल्कि सूझबूझ और मानवता से भी किया जा सकता है। इस दौरान चंद्रगुप्त ने अपनी सेना को और भी सशक्त बनाया और अपनी आंतरिक सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया। उन्होंने एक नई प्रकार की सरकार स्थापित की, जिसमें न केवल राजनीतिक शक्ति बल्कि सामाजिक न्याय की भी व्यवस्था की गई थी। एपिसोड 22 का अंत चंद्रगुप्त मौर्य की आंतरिक संघर्षों को पार करने और साम्राज्य में स्थिरता स्थापित करने के साथ।
लेकिन क्या यह स्थिरता हमेशा बनी रहेगी? क्या चंद्रगुप्त का साम्राज्य आंतरिक और बाहरी खतरों से बचा रह पाएगा? इसका उत्तर अगले एपिसोड में मिलेगा। एपिसोड 6, संतुलन और त्याग। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य अब समृद्ध और शक्तिशाली था, लेकिन उसे बनाए रखने के लिए निरंतर संघर्ष की आवश्यकता थी। उन्होंने अपने साम्राज्य के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर संतुलन स्थापित किया। लेकिन इस बीच एक और महत्वपूर्ण मोड़ आया जो चंद्रगुप्त के जीवन और उनके साम्राज्य के भविष्य को प्रभावित करने वाला था। चाणक्य, जिन्होंने चंद्रगुप्त को सम्राट बनने में मदद की थी, अब एक नई चुनौती के सामने थे। उन्होंने महसूस किया कि उनके द्वारा बनाई गई व्यवस्था और नीति धीरे धीरे अपने उद्देश्यों से भटकने लगी है। चाणक्य का विचार था कि चंद्रगुप्त को और अधिक आत्मनिर्भर और उपास्य बनाना चाहिए। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक दिलचस्प प्रस्ताव दिया। तुमने मगध साम्राज्य को सशक्त किया है, लेकिन तुम्हारे मन में केवल एक उद्देश्य होना चाहिए, लोक कल्याण। तुम्हें इस संसार से एक कदम पीछे हटना चाहिए और आध्यात्मिक शांति की ओर बढ़ना चाहिए। चंद्रगुप्त को यह विचार स्वीकार्य था, क्योंकि वह खुद एक संतुलित और आध्यात्मिक जीवन जीने का इच्छुक था। उन्होंने यह निर्णय लिया कि वह राजनीति और राजमहल से कुछ समय के लिए दूर जाएंगे, ताकि वह आत्मनिरीक्षण और साधना की ओर बढ़ सके। यह निर्णय चंद्रगुप्त के साम्राज्य के लिए एक बड़ा परिवर्तन था। चंद्रगुप्त ने अपनी गद्दी अपने पुत्र बिंदुसार को सौंपी और खुद एक तपस्वी जीवन की ओर बढ़े। चाणक्य ने भी उनका मार्गदर्शन किया और उन्हें बताया कि कभी-कभी एक महान सम्राट को छोड़ने में ही महानता छिपी होती है। चंद्रगुप्त का यह त्याग और समर्पण केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं थी, बल्कि यह उनके साम्राज्य में बदलाव की शुरुआत थी। उनका त्याग जनता के दिलों में गहरी छाप छोड़ गया और यह सिद्ध कर दिया कि वास्तविक शक्ति केवल बाहरी विजय में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन में होती है। एपिसोड 6 का अंत चंद्रगुप्त मौर्य के त्याग और आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने के साथ। क्या उनके साम्राज्य की स्थिरता को प्रभावित करेगा? क्या बिंदुसार उनके पद चिन्हों पर चल पाएंगे? इसका उत्तर अगले एपिसोड में मिलेगा। एपिसोड 7, बिंदुसार का शासन और साम्राज्य की नई दिशा। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी थी। जब उन्होंने राजनीति और शाही जीवन को छोड़कर आध्यात्मिक मार्ग अपनाया, तब उन्होंने अपने पुत्र बिंदुसार को राज्य की गद्दी सौंपी। बिंदुसार को अपने पिता के साम्राज्य को संभालने की चुनौती मिली और यह देखा जाना था कि अपने पिता की तरह एक महान शासक बन पाएंगे या नहीं। बिंदुसार ने शुरू में चंद्रगुप्त के सिद्धांतों को अपने शासन में लागू किया। उन्होंने जनता की भलाई, न्याय और कल्याण को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी। लेकिन उनके सामने कुछ नई और जटिल चुनौतियां भी थीं। बिंदुसार को यह समझ में आया कि उनके पिता चंद्रगुप्त ने साम्राज्य को अपनी मजबूत नेतृत्व क्षमता से सशक्त किया था, लेकिन अब उस साम्राज्य को बनाए रखने के लिए नए दृष्टिकोण और नीतियां अपनानी होंगी। साम्राज्य के विस्तार, आंतरिक असंतोष और पड़ोसी राज्यों के साथ रिश्ते, ये सभी मुद्दे बिंदुसार को मजबूर कर रहे थे कि वह नए रास्ते खोजें। बिंदुसार ने सबसे पहले साम्राज्य की सैन्य शक्ति को मजबूत किया। वह जानते थे कि बिना एक मजबूत सेना के राज्य की सुरक्षा नहीं हो सकती। उन्होंने कई महत्वपूर्ण सैन्य सुधार किए और एक सशक्त आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था बनाई। इसके साथ ही उन्होंने अपने साम्राज्य के अन्य हिस्सों में भी प्रशासनिक सुधार किए, ताकि हर क्षेत्र में न्याय और शांति बनी रहे। हालांकि बिंदुसार के शासन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने एक पड़ोसी राज्य, शक्तिशाली नंद वंश के उत्तराधिकारियों से संघर्ष शुरू किया। यह युद्ध बिंदुसार के साम्राज्य के लिए एक परीक्षा था, जिसमें उन्हें अपने पिता के संघर्षों और कूटनीतिक दृष्टिकोण को पुनः अपनाना पड़ा। बिंदुसार ने इस युद्ध को न केवल सैन्य बल से, बल्कि कूटनीति और रणनीति से भी सुलझाया। उन्होंने नंद वंश के विद्रोही नेताओं के साथ समझौते किए और उन्हें अपने साम्राज्य में शामिल किया। इस प्रकार बिंदुसार ने बिना अधिक खून खराबे के अपनी ताकत बढ़ाई और साम्राज्य को और स्थिर किया।
हालांकि बिंदुसार के शासन में संघर्ष और राजनीतिक चुनौतियां बनी रही, लेकिन उन्होंने साम्राज्य की नींव को और भी मजबूत किया। वह जानते थे कि चंद्रगुप्त के बलिदान और चाणक्य की नीतियों के बिना यह सफलता नहीं मिल सकती थी। एपिसोड 7 का अंत बिंदुसार के संघर्ष और उनके साम्राज्य के विस्तार के साथ। क्या बिंदुसार अपने पिता के पद चिन्हों पर चल पाएंगे? क्या वह साम्राज्य में स्थिरता और शांति बना पाएंगे? इसका उत्तर अगले एपिसोड में मिलेगा। एपिसोड 8 अशोक का उदय। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य अब बिंदुसार के नेतृत्व में स्थिर था, लेकिन साम्राज्य के दिल में एक नया परिवर्तन आ रहा था। यह परिवर्तन था बिंदुसार के बेटे अशोक का। अशोक, जो शुरू में एक सामान्य राजकुमार की तरह जी रहे थे, धीरे धीरे एक महान सम्राट बनने की दिशा में बढ़ रहे थे। अशोक की कहानी पहले संघर्षों से भरी हुई थी। वह अपने पिता बिंदुसार के अधीन थे और सेना में अपना स्थान बनाने के लिए कठोर संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उनका दिल हमेशा कुछ बड़ा करने की चाहत से भरा था। उनका ध्यान सिर्फ विजय और युद्ध की ओर नहीं था, बल्कि वह चाहते थे कि उनका साम्राज्य सद्भाव और शांति का प्रतीक बने। हालांकि अशोक का मार्ग आसान नहीं था। उन्हें सबसे पहले अपने भाइयों और अन्य राजकुमारों के साथ राजनीति और युद्ध के कठोर रास्तों से गुजरना पड़ा। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने भाइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन यह लड़ाई केवल सत्ता के लिए नहीं थी। यह उनके भीतर की ताकत और नेतृत्व क्षमता को साबित करने का समय था। अशोक ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया और अब उनका सामना एक और चुनौती से हुआ, कौरवों और शकों के आक्रमण से। यह युद्ध एक निर्णायक युद्ध बन गया, जिसमें अशोक ने अपनी पूरी ताकत और रणनीतिक दिमाग का इस्तेमाल किया। युद्ध में अशोक ने महान विजय प्राप्त की, लेकिन इसे जीतने के बाद उनका दिल भारी हो गया। उन्होंने सोचा, क्या केवल युद्ध और विजय से ही महानता पाई जाती है? युद्ध के बाद अशोक का मन शांतिपूर्ण जीवन की ओर मुड़ा। उन्होंने महसूस किया कि वास्तविक महानता युद्ध में नहीं, बल्कि शांति और धर्म में है। इसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और अपने साम्राज्य में एक नई दिशा दी। अशोक ने धर्म और अहिंसा की नीति अपनाई और अपने साम्राज्य को मानवता, शांति और न्याय का प्रतीक बनाने के लिए कदम उठाए। अशोक ने बौद्ध धर्म को प्रचारित करने के लिए पूरे साम्राज्य में स्तंभों और शिलालेखों का निर्माण करवाया, जिनमें धर्म, अहिंसा और इंसानियत के संदेश थे। वह खुद भी एक आध्यात्मिक मार्ग पर चलने लगे और उनका शासन केवल शाही व्यवस्था से बाहर निकलकर एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बन गया। एपिसोड 8 का अंत अशोक के धर्म की ओर रुख करने और उनके साम्राज्य को शांति और न्याय का उदाहरण बनाने के साथ। क्या अशोक का यह नया मार्ग उनके साम्राज्य को स्थायी शांति दे पाएगा? क्या उनका अंत? एपिसोड 9 अशोक की धम्म नीति। अशोक मौर्य अब युद्ध और विजय के बाद शांति और अहिंसा की राह पर चल पड़े थे। बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद उन्होंने अपने साम्राज्य को एक नई दिशा दी। अब उनका लक्ष्य सिर्फ साम्राज्य का विस्तार नहीं था, बल्कि लोगों के बीच धर्म, शांति और न्याय की स्थापना करना था। अशोक ने अपनी धम्म नीति को लागू किया, जिसमें उन्होंने अपने साम्राज्य के हर कोने में अहिंसा, सत्य और प्रेम का संदेश फैलाया। उनके धम्म शिलालेखों में यह लिखा था कि हर व्यक्ति को अपनी कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और दूसरों के प्रति दया, प्रेम और सम्मान दिखाना चाहिए। अशोक ने साम्राज्य में कई सामाजिक सुधार किए। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक व्यक्ति को भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मिलें। उन्होंने नागरिकों के लिए न्याय व्यवस्था को मजबूत किया और उनके अधिकारों की रक्षा की। उनके शासन में अपराधों की दर में कमी आई, क्योंकि उन्होंने सख्त दंड की बजाय सुधारात्मक उपायों को प्राथमिकता दी। अशोक ने अपने साम्राज्य में बौद्ध धर्म का प्रचार किया, लेकिन यह धर्म केवल उनकी आस्था का प्रतीक नहीं था, बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन का भी आधार बन गया। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को विभिन्न स्थानों पर भेजा ताकि वे धर्म का प्रचार करें और समाज में बदलाव लाने के लिए काम करें। इसके साथ ही अशोक ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भी सुधार किए। उन्होंने विदेशी राष्ट्रों से शांति और सहयोग का मार्ग अपनाया और युद्ध से बचने की कोशिश की। अशोक के शासन में भारत का बाहरी संसार से संबंध शांतिपूर्ण हुआ।
हालांकि अशोक के शासन में ये बदलाव उनके साम्राज्य के कुछ हिस्सों में विरोध का कारण बने। कुछ लोग अशोक की नीति से असहमत थे, क्योंकि उन्हें यह लगा कि एक मजबूत और विस्तारवादी साम्राज्य को बनाए रखने के लिए कठोर उपायों की जरूरत होती है। लेकिन अशोक ने सभी आलोचनाओं को शांतिपूर्वक स्वीकार किया और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। अशोक ने अपनी धम्म नीति के माध्यम से यह सिद्ध किया कि एक सम्राट की महानता उसकी ताकत और विजय में नहीं, बल्कि उसकी क्षमता में है कि वह अपने साम्राज्य को शांति और संतुलन के साथ चला सके। उनके शासन ने यह दिखाया कि धर्म और नीति का सही संतुलन समाज के लिए सबसे बड़ा वरदान हो सकता है।